Myself, Dr. सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट फोर्थ का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनोसेकेराइड्स, हिंदी में हम कहेंगे मोनोसेकेराइड का स्वरूपी विश्लेषण के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्न पर मैंने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया था कि ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जा सकता है। एक है ग्लूकोपाइरेनोस फॉर्म जो कि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और दूसरा है ग्लूकोफ्यूरेनोस फॉर्म जो कि 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज स्टेबल फॉर्म ग्लूकोपाइरेनोस फॉर्म में ही पाया जाता है। ग्लूकोपाइरेनोस फॉर्म में COC जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, उसका मान होता है 111 डिग्री। और हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है उसका मान है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हम इस जो ग्लूकोपाइरेनोज है इसकी तुलना हम साइक्लोहेक्सेन रिंग से कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन जो वलय है उसके दो कन्फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है कुर्सी स्वरूपण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं चेयर कन्फॉर्मेशन, और दूसरा होता है नौका स्वरूपण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बोट कन्फॉर्मेशन। ग्लूकोपाइरेनोज में भी कुर्सी जो स्वरूपण है, कन्फॉर्मेशन है, वो अधिक स्थायी है, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन की तरह। साइक्लोहेक्सेन में कुर्सी स्वरूपण जो है चेयर कन्फॉर्मेशन बोट कन्फॉर्मेशन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसी तरह से यहाँ ग्लूकोपाइरेनोज में भी जो चेयर कन्फॉर्मेशन है वो अधिक स्थायी है। चेयर कन्फॉर्मेशन या हिंदी में हम कहेंगे कुर्सी स्वरूपण में दो संरचनाएं बनती हैं। एक वे संरचना जिसमें कि सभी भारी समूह या ये कह सकते हैं बड़े समूह इक्वेटोरियल पोजीशन में यानी कि निरक्षीय स्थिति में हो, और दूसरी वो स्थिति जिसमें कि सभी भारी समूह या बड़े समूह अक्षीय स्थिति में हो। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर में सभी भारी या बड़े समूह निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और इसमें सभी भारी समूह एक्सियल पोजीशन में या हिंदी में हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये C1 कार्बन एटम है, ये C2 कार्बन एटम है, C3 ये C3 है, ये C4 कार्बन एटम, ये C5 एंड C6। जब सभी भारी समूह इक्वेटोरियल पोजीशन में किस तरह से है, यहाँ पर ये OH इसकी पोजीशन निरक्षीय पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भारी समूह है। यहाँ पर भी ये OH जो कि भारी समूह, इसकी पोजीशन भी इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति है। ये OH इसकी स्थिति भी इक्वेटोरियल है, निरक्षीय स्थिति है। और यहाँ पर भी ये भारी समूह है OH, इसकी स्थिति भी निरक्षीय है। और यहाँ पर ये CH2OH जो कि एक बड़ा समूह है, भारी समूह है, इसकी स्थिति भी निरक्षीय। सारे ही जो बड़े समूह है या भारी समूह है उन सब की स्थिति कैसी है, निरक्षीय स्थिति है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो अधिक स्थायी स्ट्रक्चर है। जबकि इस स्ट्रक्चर में जितने भी बड़े समूह, जैसे कि यहाँ पर ये OH एक्सियल पोजीशन पर है, ये OH एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति पर है, यहाँ पर OH एक्सियल या अक्षीय स्थिति पर है, यहाँ CH2OH अक्षीय स्थिति पर है, और यहाँ पर OH अक्षीय स्थिति पर है। तो सारे बड़े समूह किस तरह से अक्षीय स्थिति में है। अब क्या कारण है कि जब भारी समूह या बड़े समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर या निरक्षीय स्थिति में होते हैं तो अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण ये है कि जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं तो इन ग्रुप्स के मध्य में पर्याप्त स्थान होता है, जिसके कारण कोई स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविमी बाधा उत्पन्न नहीं होने पाती। और इसीलिए जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस कन्फॉर्मेशन में, जिसमें कि सारे बड़े समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, वो स्ट्रक्चर अधिक स्थायी स्ट्रक्चर है। जबकि बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस कन्फॉर्मेशन का वो स्ट्रक्चर जिसमें कि सभी भारी समूह एक्सियल स्थिति में है, तो इनमें ग्रुप्स के मध्य में
जो भारी ग्रुप्स हैं इनके मध्य में अधिक स्थान नहीं होता है और इसलिए ये एक दूसरे के निकट होते हैं और इसीलिए इनमें त्रिविमी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इनकी जो स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर की वो कम हो जाती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की तुलना में कम स्थायी होगा। तो हम बता सकते हैं कि क्या कारण है कि अगर सारे ही बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं तो वह संरचना अधिक स्थायी क्यों होती है। सामान्य तौर पर नियम यह है कि वे कन्फॉर्मेशन जिसमें कि बड़े समूह अधिक संख्या में इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति में विन्यसित होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ पर अगर हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस को देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप OH एक्सियल पोजीशन में आ गया, यानी कि अक्षीय स्थिति में बाकी सारे बड़े ग्रुप OH, यहाँ OH, यहाँ OH और ये CH2OH, चार जगह पर जो बड़े ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, लेकिन एक जगह पर जो बड़ा ग्रुप OH है वह एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति में है। तो बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की तुलना में ये कम स्थायी संरचना है, क्योंकि यहाँ पर उस बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में सारे ही ग्रुप जो बड़े ग्रुप थे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, इसलिए बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ये है अल्फा डी गैलेक्टो पाइरेनोज है, इसमें यहाँ पर ये C1 कार्बन एटम, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन एटम है, ये C4 कार्बन एटम है और ये C5 और ये C6 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा ग्रुप है OH, ये OH की पोजीशन एक्सियल है, एक आ गया एक्सियल पोजीशन पर, यहाँ पर ये OH इक्वेटोरियल पर, दूसरा OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन पर है और ये CH2OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यानी कि 1, 2 एंड 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर अल्फा डी प्लस गैलेक्टोपाइरेनोज में इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज में हम देखते हैं किस तरह से है, यहाँ पर देखिए वह एक OH ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, दूसरा OH ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तीसरा OH ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, 3 हो गए, और ये चौथा CH2OH इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पर 4 ग्रुप जो है बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसमें 3 ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसीलिए बीटा डी प्लस गैलेक्टोपाइरेनोज अधिक स्थायी है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मेनोपाइरेनोज में अल्फा डी और बीटा डी मेनोपाइरेनोज में कौन अधिक स्थायी है। ये अल्फा डी मेनोपाइरेनोज है, इसमें हम देखते हैं ये एक OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये दूसरा OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये तीसरा OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर और ये चौथा CH2OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। बीटा डी में हम देखते हैं किस प्रकार से है, एक ये OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर, दूसरा ये OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तीसरा ये OH इक्वेटोरियल पर है, चौथा ये OH इक्वेटोरियल पर है और पांचवा ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो बीटा डी प्लस मेनोपाइरेनोज में बड़ा ग्रुप जो कि OH ग्रुप है या CH2OH ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अधिक संख्या में है, इसीलिए बीटा डी मेनोपाइरेनोज अल्फा डी मेनोपाइरेनोज की तुलना में अधिक स्थायी है। अब हम अल्फा डी माइनस आइडोपाइरेनोज में देखते हैं और बीटा डी आइडोपाइरेनोज में देखते हैं कि कौन अधिक स्थायी है। तो इसमें इस केसेस में यहाँ पर हम जब अल्फा डी आइडोपाइरेनोज देखते हैं तो यहाँ पर OH एक ये रहा OH जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, दूसरा OH ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तीसरा OH ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यानी और ये चौथा ये OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो 4 OH इस स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये एक्सियल पोजीशन पर CH2OH, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 1, 2,
3 एंड 4 ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अब हम बीटा डी में देखते हैं 1 2 3 केवल 3 OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति में है। इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो जिस संरचना में बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर अधिक संख्या में होंगे वो संरचना अधिक स्थायी होगी। इसीलिए अल्फा डी माइनस आइडोपाइरेनोज अधिक स्थायी है बजाय कि बीटा डी माइनस आइडोपाइरेनोज से। ये अधिक स्थायी संरचना है। मेथिलीकृत एवं एसिटिलीकृत पायरेनोज में क्या होता है, यानी कि अगर हम पायरेनोज ग्लूकोपायरेनोज को मेथाइलेटेड कर दें या एसिटाइलेटेड कर दें तो उनकी स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क आता है देखते हैं हम। पायरेनोज के जो अणु होते हैं वो ऐसे कन्फॉर्मेशन में रहने के लिए प्रवृत्त होते हैं जिसमें कि भारी समूह निरक्षीय स्थिति में हो। लेकिन अगर हम C1 पर एक कोई H को रिप्लेस करके कोई CH3 जोड़ दें C1 कार्बन एटम पर, O के साथ जो H है उस पर हम H को रिप्लेस कर दें CH3 के द्वारा अथवा एसिटाइल ग्रुप के द्वारा, तब उस स्थिति में ये जो ग्रुप है ये अगर एक्सियल पोजीशन पर है यानी कि अक्षीय स्थिति में है तो वो संरचना अधिक स्टेबल होगी बजाय कि जो हमने ग्रुप यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगाया है या एसिटिल ग्रुप लगाया है OH पर H को रिप्लेस करके। तो ये अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो ये संरचना कम स्थायी होगी। इस प्रभाव को हम कहते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। यानी कि अगर C1 कार्बन एटम पर जो मेथिल ग्रुप है या एसिटिल ग्रुप है वो अक्षीय स्थिति में रहने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इस प्रभाव को हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसका कारण ये है कि वलय की जो ऑक्सीजन एटम है और C1 कार्बन एटम पर जो ऑक्सीजन है इनके मध्य में डायपोल डायपोल रिपल्सन जब वो अक्षीय स्थिति में होते हैं, OR यहाँ पर अक्षीय स्थिति में है या एक्सियल पोजीशन में है, उस स्थिति में न्यूनतम होता है। तो इसीलिए डायपोल डायपोल जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, उसको न्यूनतम रखने से ये जो स्ट्रक्चर है वो अधिक स्टेबल होती है और ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है जिसमें कि जो मेथिल ऑक्सीजन पर जो मेथिल अथवा एसिटिल ग्रुप है वह इक्वेटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में है। इस प्रभाव को हम कहते हैं एनोमेरिक प्रभाव। और एनोमेरिक प्रभाव विलायक की ध्रुवता बढ़ने पर घटता जाता है। यानी अगर हम किसी सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे अगर हम वाटर ले लें हम और वाटर में एल्डोपाइरेनोज का विलयन बना लें तो वाटर की पोलरिटी अधिक होने के कारण जो पायरेनोज है उसका एनोमेरिक प्रभाव कम हो जाता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है। और इसीलिए जो ग्लूकोज का जली विलयन होता है उसमें ग्लूकोज बीटा एनोमेरिक संरचना में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि बीटा एनोमेरिक संरचना उस स्थिति में जली विलयन में चूंकि एनोमेरिक प्रभाव खत्म हो गया इसलिए बीटा स्ट्रक्चर जो है अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हम ग्लूकोज और भी अन्य जो मोनोसेकेराइड्स हैं, फ्रुक्टोज, इसके अलावा हम मेनोज, गैलेक्टोज, आइडोपाइरेनोज, इन सब में हम कन्फॉर्मेशन में कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल है इसको बता सकते हैं और क्यों अधिक स्टेबल है इसकी भी हम व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।